नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज की एनालिसिस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। खुद को सेक्युलर बोलने वाली कांग्रेस और आरजेडी में फैले डर को लेकर है। एआईएमआईएम के हाईली एजुकेटेड और भारत में मुस्लिम समाज के सबसे धुआंधार नेता असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता नहीं बनने देने की राजनीति पर है आज की एनालिसिस। असदुद्दीन ओवैसी के आने की आहट से बिहार में दोनों पार्टियों में आए खौफ को लेकर है आज की एनालिसिस। मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगने का डर और उस डर से बचने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल नहीं करने की चाल को लेकर है आज की एनालिसिस। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ओवैसी बिहार में भी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता और मसीहा न बन जाए। किन किन वजहों से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और कौन है जो अंदर खाने आम जनता में अपनी इमेज चमकाने के जुगाड़ में साइलेंट किलर की तरह लगा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बिहार की राजनीति की बिसात। किसकी चाल क्या है, कौन है जो विरोधी के पासे फेंकने की ताक में है और कौन मौका लपकने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। सारांश के तौर पर हर एंगल पर बात होगी इस एनालिसिस में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। ये तो आप जानते हैं कि 4-5 महीने में यानी कि अक्टूबर के आखिरी या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। सत्ता के रुतबे की हवा ले चुके तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली सरकार को हर हाल में गिराकर सत्तासीन होना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यहां कांग्रेस उनकी कमान में हाथ मिलाकर महागठबंधन में है, यानी तेजस्वी का पलड़ा भारी है महागठबंधन में और कांग्रेस कमजोर है। तेजस्वी संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। इसमें कांग्रेस भी आरजेडी के सुर को ताल दे रही है जबरदस्त। बीजेपी पर धार्मिक भेदभाव फैलाने वाली और सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाकर आम जनता से सेक्युलर पार्टियों का साथ देने की मांग कर रही है दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने को लेकर हर जाति और धर्म के लोगों के बीच जाकर समझाने बुझाने में ताकत झोंक रही है दोनों पार्टियां। लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाने में साथ देने के लिए जब मुसलमानों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का अपना इरादा बता दिया, इरादा साफ किया, आरजेडी और कांग्रेस सकते में आ गई। उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया है, फिलहाल तो यही नजर आता है। दरअसल देखिए, इस राजनीतिक हलचल की शुरुआत तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर, खत लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्र लिखा। जाहिर है बिना असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिग्नल मिले वो ऐसा कर नहीं सकते, ऐसी पहल हो भी नहीं सकती। इस पत्र में कहा गया कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होकर सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकना चाहती है। वोटों का बंटवारा सांप्रदायिक ताकतों, खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है ऐसे में वोट बंटने से। इससे पहले भी 2020-2024 में जो चुनाव हुए थे, महागठबंधन के साथ गठजोड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। लेकिन आरजेडी अभी अलगे ताव में है। वो अभी से जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एआईएमआईएम पर बड़ा कड़क रुख दिखाया है। बिहार में ओवैसी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने अपने बयान से। एक न्यूज एजेंसी से उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार हैदराबाद में है, बिहार में उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, यह ओवैसी और उनके सलाहकार अच्छी तरह जानते हैं। अगर उनकी मंशा, ओवैसी की मंशा बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को हराने की है तो कई बार नहीं लड़ने का फैसला भी उतना ही जरूरी होता है। मनोज झा का ये बयान एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के प्रति आरजेडी की उदासीनता दिखाता, यानी आरजेडी इज नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या आरजेडी इसके शामिल करने के नुकसान को लेकर आशंकित है? आरजेडी डरी हुई है? देखिए, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में विपक्ष के सामने सबसे बड़े चेहरे हैं, यानी कि सत्ता में जो हैं उनके सामने ये दोनों सबसे बड़े चेहरे हैं। वहीं कांग्रेस का ऐसा कोई नामी चेहरा मैदान में मुझे तो नहीं दिखाई देता। वैसे राहुल गांधी ब्रांड को आगे करके कांग्रेस के स्थानीय नेता छाती ताने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहती है कि ओवैसी बने महागठबंधन का चेहरा? एआईएमआईएम ने चिट्ठी दी, लालू यादव जो हैं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस कश्मकश में है, सेक्युलर वोट बंटे तो फायदा बीजेपी को होगा। यही तर्क देकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लालू यादव को खुला ऑफर दिया है कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन जवाब में आरजेडी के नेता मनोज झा ने जो लाइन मारी है, जो तर्क दिया है, जो बयान दिया, उससे साफ है कि दरवाजा एआईएमआईएम के लिए बंद है महागठबंधन में। कांग्रेस भी गोलमोल जवाब दे रही है। अब पता नहीं आने वाले दिनों में राजनीति क्या मोड़ ले, क्या करवट ले, लेकिन अभी तो यही तस्वीर है। सवाल यह है कि जब ओवैसी सेक्युलर वोटों को जोड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी उनको साथ लेना क्यों नहीं चाहती? क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या मुस्लिम नेतृत्व को कुचलने की साजिश है? सबसे पहले 3 खास पॉइंट्स पर गौर किया जाए। पहला यह कि आरजेडी और कांग्रेस को क्या डर है एआईएमआईएम से। देखिए, मेरी नजर में एक इसका जवाब यह आता है कि इन्हें डर इस बात का है कि सीमांचल का फोर्ट्रेस कमजोर ना हो जाए। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को पता है कि बिहार के सीमांचल इलाके, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया आते हैं, यहाँ मुस्लिम वोट 35 से 40% है। ये वो बेल्ट है जो आरजेडी के MY समीकरण, मुस्लिम यादव इक्वेशन का बेस है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जब 2020 में चुनाव हुए थे, ओवैसी की पार्टी ने यहां 5 सीटें जीती थी, तो लालू का खेमा चौंक गया था। दूसरा पॉइंट सुनिए, अगर एआईएमआईएम गठबंधन में आ जाती है तो क्या सीमांचल में आरजेडी की ताकत घट जाएगी? सवाल है। देखिए, तेजस्वी यादव का पूरा सत्ता प्लान इसी जोन पर टिका है, इसी जोन पर, सीमांचल पर। इसलिए आरजेडी में दुगदुकी इस बात की होगी कि मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ चला गया तो क्या होगा भाई अपना। देखिए, अगर एआईएमआईएम आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो जाती है तो 10 से 15 सीटों की डिमांड तो जरूर करेगी ना, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों से करेगी। इसका मतलब यह है कि आरजेडी की सीटें घटेंगी और नेतृत्व का केंद्र यानी लीडरशिप की कमान किसके हाथ? एआईएमआईएम के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि लालू की बनाई MY मुस्लिम यादव समीकरण की कमान ओवैसी जैसे मजबूत मुस्लिम नेता के हाथ में चली जाए। तीसरा पॉइंट देखिए, गौर से सुनिएगा, जिसे सोचकर, जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, उसे सोचकर कांग्रेस और आरजेडी की धड़कन भी तेज हो जाती होगी। ध्रुवीकरण से जितना भी हिंदू वोट इन लोगों के पक्ष में है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के, तो उस हिंदू वोट बैंक में भगदड़ न मच जाए। अगर ओवैसी जैसे तेज तर्रार मुस्लिम चेहरे को गठबंधन में लाया गया तो बीजेपी को बैठे बिठाए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने का मुद्दा मिलेगा ना। सोचिए, बीजेपी पहले से ही एआईएमआईएम को कट्टर मुस्लिम पार्टी और आरजेडी की बी टीम बताकर प्रचार करती रही है। अब अगर वही पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो बीजेपी वाले इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का गठजोड़ बता सकती है जोर से, और उसका फायदा एनडीए को 2025 के इस बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कांग्रेस की चुप्पी देखिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी गौर करते हैं हम लोग। कांग्रेस क्यों चुप है भाई, क्यों चुप्पी साधे हुई है? सोचिए, कांग्रेस के लिए डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट वाली तस्वीर सामने नजर आ रही है। एआईएमआईएम को साथ लाने पर कांग्रेस को एक तरफ सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की आलोचना झेलनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ अगर एआईएमआईएम को बाहर रहती है इस महागठबंधन से तो मुस्लिम नाराजगी भी भुगतनी पड़ सकती है। सही बात है ना, नहीं है? आप सोचिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के बिहारी नेता तारिक अनवर का बयान बताता है कि कांग्रेस खुद वेट एंड वॉच मोड में है। वो चाहती है कि निर्णय सामूहिक हो ताकि अगर बैकलैश आए तो ब्लेम अकेले उस पर ना आए। तारिक अनवर ने अपने बयान में कहा, जो खबरों में आई है वो बता रहा हूं, महागठबंधन इस तरह से कुछ अभी सोच नहीं रहा है। ओवैसी जी को शामिल करना है या नहीं, इस पर विचार विमर्श अभी नहीं किया जा रहा है।
जो भी निर्णय लिया जाएगा वह महागठबंधन द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा, एक व्यक्ति या एक पार्टी निर्णय नहीं लेगी। ये भी कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा न हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टी की मंशा क्या है और शामिल किया गया तो प्रभाव क्या होगा। यानी कांग्रेस नेता घबराए हुए हैं, गौर कीजिएगा। देखिए, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया ये सारे इलाके कांग्रेस के लिए भी मुस्लिम जनाधार वाले रहे हैं। ये बोलने वाली बात भी नहीं है कि ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस मुसलमानों को शुरू से ही अपना वोट बैंक मानती है ना। हालांकि कई बार इस समाज से ये भी आवाजें उठती रही हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों की एक ताजा हकीकत आप ही जानते होंगे। साल 2020 विधानसभा चुनाव बिहार के और 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों ने यह दिखा दिया कि ओवैसी वहां कांग्रेस की जमीन जो है खिसका सकते हैं। इसलिए कांग्रेस जो है एआईएमआईएम को साथ लाकर अपने ही मुस्लिम वोटर्स को किसी और की गोद में बैठा हुआ देखना तो नहीं चाहेगी, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता नहीं बनने देना चाहती है आरजेडी और कांग्रेस? लीडरशिप का सवाल है भाई, सोच लीजिए, है ना, है या नहीं। देखिए, सच्चाई यह है कि आरजेडी और कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन तो देती है, लीडरशिप नहीं देना चाहती है। एआईएमआईएम एकमात्र मुस्लिम पार्टी है पूरे देश भर में, भारत में, जो खुद को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अपने समाज के लीडरशिप के तौर पर खुद को पेश कर रही है। सूरत हाल तस्वीर तो यही बताती है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि मुस्लिम नेता उनके पीछे चले, पीछे बराबरी में खड़े ना हो। यही तस्वीर जो है सामने नजर आती है मुझे तो। आप अपनी बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है। देखिए, आरजेडी को मुस्लिम विधायक चाहिए, लेकिन एआईएमआईएम को मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए। फर्क यही है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता यानी बड़ा नेता नहीं चाहिए जिसके सामने उनका कद बौना नजर आए। आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी के उदय को एमवाई फैक्टर, मुस्लिम और यादव समीकरण के लीडरशिप के खतरे के तौर पर देखती है। ये तो आप मानेंगे ना, मानेंगे या नहीं, बोलिएगा जरूर अपने राय में। या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम वोट शेयर तो चाहिए पर उन्हें लीडर बनाना मंजूर नहीं है? अब इस बात पर गौर करते हैं कि बीजेपी को क्या फायदा होगा अगर एआईएमआईएम आ गई महागठबंधन में। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जोरदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या, सोचिए, बीजेपी एआईएमआईएम को मजहबी पार्टी बताकर पूरे बिहार में हिंदुत्व कार्ड खेलने लगेगी। वो बार बार कहेगी, ये देखिए पूरा गठबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए है, एनडीए का 52% वोट और मजबूत होगा। साल 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनडीए को 52% और महागठबंधन को, कांग्रेस और आरजेडी वाला गठबंधन, 42% वोट मिले थे। 10% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है चुनावों में। देखिए, अगर एआईएमआईएम के आने से हिंदू वोट बीजेपी की तरफ और कंसोलिडेट हो गया तो 2025 में भी एनडीए को दोबारा बहुमत मिल सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं हम। और महागठबंधन की भैंस गई पानी में और 5 साल के लिए, सोच लीजिए अगर ऐसा होता है तो। देखिए, बीजेपी को डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए बल्कि यूनाइट हिंदू रूल का मौका मिलेगा अगर ओवैसी महागठबंधन से जुड़ जाती है तो। जहां महागठबंधन सेक्युलर गठजोड़ के नाम पर मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ बनाने की सोच रहा है, वहीं बीजेपी हिंदुत्व कार्ड से सारे हिंदू वोटों को एकजुट कर सकती है ना। बहुत गौर करने वाली बात है। एआईएमआईएम के लिए भी गठबंधन में आना क्यों जरूरी है, सोचिएगा, क्यों जरूरी है भाई? वो महागठबंधन में क्यों शामिल होना चाहती है ये पार्टी? आइए बात करते हैं एआईएमआईएम के लिए गठबंधन क्यों है जरूरी। एक लाइन में बोले तो सीमांचल में पुरानी ताकत बचानी है इसको। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल होने का फैसला कर लिया था, जिससे एआईएमआईएम की स्थिति कमजोर हो गई वहां। इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम साफ तौर पर गठबंधन के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।
अब देखिए एआईएमआईएम फिर से कोशिश कर रही है कि वो गठबंधन का हिस्सा बनकर अपनी राजनीतिक हैसियत कायम रखे। अकेले लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, इस बात की चिढ़ भी है। अगर एआईएमआईएम को आरजेडी और कांग्रेस अपने गठबंधन में शामिल नहीं करती है तो ओवैसी ये नैरेटिव फैलाएंगे कि आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिम समाज की परवाह नहीं है। इससे मुस्लिम वोट बिखर सकता है और सीधे बीजेपी को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा बीजेपी को, जो ओवैसी नहीं चाहेंगे। देखिए एआईएमआईएम की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अकेले चुनाव लड़े तो तथाकथित सेक्युलर दल उन्हें वोट कटवा कहेंगे, और जब वो गठबंधन में आना चाहते हैं तो उन्हें ध्रुवीकरण का खतरा बता दिया जाता है। वहीं इन सब के तोड़ जोड़ की राजनीतिक उलझनों के भूचाल से अलग पूरी सुमड़ी में प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पार्टी से लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि वो किस धड़े का वोट काटेंगे पता नहीं। प्रशांत किशोर ने एआईएमआईएम के इंडी महागठबंधन में शामिल करने को लेकर क्या बयान दिया सुनिएगा। उन्होंने बोला, ओवैसी पिछले कई सालों से जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, पूरा देश जानता है कि वे कहां हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं। अब अगर वे इंडिया गठबंधन में INDIA गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उन्हें और INDIA महागठबंधन या गठबंधन के लोगों को तय करना है। हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। बताइए, प्रशांत किशोर की नजर में एआईएमआईएम जो है बिहार में कोई फैक्टर ही नहीं है, ओवैसी कोई फैक्टर ही नहीं मानते हैं वो। इनके लिए ओवैसी बिहार की राजनीति की तराजू में पसंगा भर भी नहीं है। वहीं बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसकी तस्वीर का एक सच ये भी है कि बिहार की मौजूदा सरकार के लोग बिहार सरकार की योजनाओं के साथ साथ मोदी सरकार की योजनाओं से आम जनता को अब तक मिले और मिलने वाले लाभ को तो गिना ही रहे हैं। आरएसएस जमीनी तौर पर समाज के अंतिम छोर पर जी रहे लोगों से लेकर समाज के हर वर्ग में अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है, यानी मोदी राज। तो ऐसे में आज की एनालिटिकल रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? देखिए, मेरी नज़र में निचोड़ में पहली बात ये साफ निकलकर सामने आ रही है कि एआईएमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को साथ लाने से सीटों का नुकसान और नेतृत्व में प्रतिस्पर्धा महसूस करते हैं। हिंदू वोट बैंक में भगदड़ का डर भी उन्हें रोक रहा है। हिडन बायस भी है। एआईएमआईएम जैसे असर्टिव मुस्लिम फेस को मंजूरी देना तथा कथित सेक्युलर दलों के लिए असहज है। देखिए भाई, ये राजनीति का मैदान है। कट्टर हिंदुत्व वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को ताक पर रखकर सत्ता के लिए जब एकदम अपनी धुर विरोधी और उल्टी विचारधारा वाली पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला सकती है। मर जाऊंगा पर बीजेपी से फिर हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ नहीं आऊंगा बोलने वाले नीतीश कुमार जब फिर से कमल का दामन थाम सकते हैं, तब यहां कुछ भी हो सकता है। एक तरफ एआईएमआईएम जहां जरूरत में है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में एआईएमआईएम जरूरत बन जाए उनके लिए। अब आपसे सवाल है, क्या आरजेडी और कांग्रेस की ये रणनीति सही है? क्या एआईएमआईएम को गठबंधन से बाहर रखकर बीजेपी को एक और मौका दे रहे हैं? ये सवाल है। क्या मुस्लिम वोट सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, नेतृत्व देने के लिए नहीं है? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर, इंतजार रहेगा मुझे। नमस्कार।